Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to start with the new chapter of your history, that is the third chapter, which is the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत, आप इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ चुके हो उसके अंदर आपने पढ़ा था, देखा था कि जो हमने एंड किया था वो ये था कि मोहम्मद गौरी ही वेंट ऑफ टू टर्की बैक, और उन्होंने अपना जो यहाँ की जो टेरिटरी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ट्रांसफ़र कर दी थी. कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही वॉज द जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के टर्की वापस जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस जो टेरिटरी थी उसका वो खुद किंग बन गया. देखो, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने बहुत सारे जो यू कैन से लोगों के कंट्री के अंदर लोगों के बहुत सारे रिसेंटमेंट झेले. उन बहुत लोग इसके अगेंस्ट थे और इसलिए इसको अपनी जो सल्तनत थी दिल्ली में उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल सामने आई. इट टुक फॉर अबाउट 100 years जो लगा मुस्लिम रूलर्स को अपना रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश करने में दिल्ली में. देन उसके बाद आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था, दैट इज इल्तुतमिश, ही बिकेम दी रूलर ऑफ दी स्लेव डायनेस्टी इन 1211 सेंचुरी, जो बना था कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को डिफीट करने के बाद. देन उसके बाद इल्तुतमिश ने राजपूत से भी नॉर्दर्न इंडिया में लड़ाई की और उसने ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, बिहार, बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया. वो अपने टाइम का एक बहुत ही बड़ा रूलर कहा जाता था. क्यों? क्योंकि उसने इतनी सारी टेरिटरीज़ को कॉन्क्वर करने के बाद जो मंगोल अटैक था चंगेज़ खान का उसको भी कंट्रोल में किया. देन उसके बाद इल्तुतमिश का जो आप कह सकते हो कि उसकी जो वर्किंग थी या उसकी जो फंक्शनिंग थी वो हमें एक बुक में लिखी हुई मिलती है, दैट इज़ नोन एज मिनहाजुस सिराज. जो मिनहाजुस सिराज वॉज अ राइटर और उन्होंने किताब लिखी थी तबाक़त नासिरी, जो कि पर्शियन में लिखी हुई है. और इन्होंने इल्तुतमिश को कहा था कि इल्तुतमिश वॉज द स्लेव जो कि मार्केट में बेचा गया था, स्लेव मार्केट में बेचा गया था. और लेटर ऑन हिज ब्रदर एंड ब्रॉट बाय हिज ब्रदर एंड लेटर ब्रॉट बाय दी कुतुबुद्दीन ऐबक. जो इल्तुतमिश था वो पहले अपने भाई ने उसको ख़रीदा और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ने उसको ख़रीद लिया. देन कुतुबुद्दीन ऐबक ही वॉज द वन जिसने कुतुब मीनार को बनाया था. और वो उसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम जो दिल्ली सल्तनत थी उसका जो किंग बना वो थी उसकी बेटी, दैट इज़ रज़िया सुल्तान. रज़िया सुल्तान इंडिया में पहली फीमेल मुस्लिम रूलर थी एंड शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर. अगेन मिनहाजुस सिराज ने रज़िया सुल्तान के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है. शी बिकेम दी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1236 सेंचुरी. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रज़िया सुल्तान क्योंकि एक वुमेन होने की वजह से उनको अपनी कम्युनिटी की से बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट झेलना पड़ा. उनके लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे और इसी अगेंस्ट होने की वजह से उनके जो नोबल्स थे, उनके जो कोर्ट के नोबल्स थे, उन्होंने बलबन के साथ मिलकर के रज़िया सुल्तान का मर्डर कर दिया इन 1240 CE. देन आफ्टर दैट बलबन became the king of the Delhi Sultanate. बलबन कौन था? अगेन बलबन गयासुद्दीन बलबन, he was a very powerful sultan in who became the king in 1266 century. फिर उसने अब उसकी जो पॉलिसी थी उसने क्या किया, उसने इल्तुतमिश की सारी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया. उसने क्या किया, जो लोग उसके अगेंस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया और उसके बाद
उसने अपनी जो आर्मी थी उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। बलबन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली वो ऑलरेडी अपने आसपास की टेरिटरी के किंग्स से लड़ाई कर रहा था, और उसके अलावा वो मंगोल्स को भी डिफीट कर रहा था, या मंगोल्स के साथ भी वो लड़ाई कर रहा था। इन सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए बलबन ने कुछ अपने यू कैन से कि कुछ स्टेप्स लिए। सो द फर्स्ट स्टेप वाज कि ही सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्नाइज हिज आर्मी। उसने क्या किया, अपनी जो वर्किंग थी, अपनी जो टेरिटरी की वर्किंग थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब एक कैपिटल बना दी दिल्ली, और उसी पे वहीं पर ही सारा का सारा पावर कंट्रोल करने लगा और अपनी आर्मी को रिकॉग्नाइज कर दिया। देन ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा where the nobles had to kneel and touch the ground with their forehead and salute the sultan। देखो यहाँ पर बलबन जो किंग बना था वो रज़िया सुल्तान के बाद बना था, और रज़िया सुल्तान की जो मर्डर हुआ था वो नोबल्स ने ही करवाया था आपके बलबन के साथ मिलके। तो बलबन को पता था कि जो नोबल्स हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा बहुत उन लोग बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो उसने एक नई चीज़ को इस्टेब्लिश किया जिसको कहा जाता था सजदा। एंड इन सजदा जो नोबल्स होते थे वो किंग्स को सजदा करते थे, वो पोस्ट्रे करते थे अपना फोरहेड। देन नोबल्स वर नॉट अलाउड टू ड्रिंक, नॉट टू अटेंड पार्टीज़। उसके बाद जो नोबल्स होते थे उनको ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई कि वो ड्रिंक कर सकते हैं या वो पार्टीज़ को अटेंड कर सकते हैं। नो वन वॉज सपोज टू लाफ और स्माइल वाइल एट दी कोर्ट। कोई भी कोर्ट के अंदर, जब किंग का कोर्ट में आप बैठे हो तो आप स्माइल नहीं कर सकते, इट वॉज हिज रूल। देन ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो बलबन ने इंट्रोड्यूस की। देन उसके बाद बलबन का जो सक्सेसर था, जो कि ज़्यादातर सब ही वीक सक्सेसर रहे, एंड इसीलिए आपकी जो स्लेव डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई। देन उसके बाद आई आपकी खिलजी डायनेस्टी इन 1290 सेंचुरी CE। खिलजी डायनेस्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट जिसने किया था, ही वॉज दी टर्किश सुल्तान, दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। देन इनका जब इंडिया में जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत को कैप्चर किया तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत को आपका एक्सटेंड किया और लेकर गए विंध्यास और डेक्कन तक लेकर के गए। बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल। तो उसने बहुत सारी टेरिटरीज़ को जल्दी जल्दी कॉन्क्वर किया। Then he also conquered Gujarat and Malwa in the west and चित्तौड़ and जालौर in राजस्थान। उसके बाद उसने अपना एक बहुत ही फेमस कैंपेन लॉन्च किया इन डेक्कन, एंड ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू क्रॉस दी विंध्या माउंटेन्स। देन उसके बाद जो उसने अपना कैंपेन शुरू किया था मालवा में, वो लेड किया किसने, मालिक कफूर ने। अगेन जो मालिक कफूर थे, ही वॉज द स्लेव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देन द किंगडम ऑफ साउथ लाइक दोज ऑफ द यादवास, कात्याज, होयसलाज एक्सेट्रा वर डिफीटेड एंड प्लंडर्ड। ये सारे के सारे जो लोग थे, किंगडम्स थी, कात्याज, यादवास, होयसलाज, ये सारे के सारे लोगों को जो थे, जो किंगडम्स थी, इनको डिफीट किया अलाउद्दीन खिलजी ने और उनके किंगडम्स को कैप्चर कर लिया। देन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के पास ही डोंट हैव टू बॉर्डर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन दीज एरियाज, but at the same time he got regular tribute from these kingdoms which made him rich। देखो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने ये जो सारी किंगडम्स को कैप्चर किया था, यादवास, कात्याज, होयसलास को, तो यहाँ से उसने उनके किंग्स को नहीं हटाया, लेकिन उन किंग्स ने इसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये वहाँ से रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करता रहा। अगेन अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी आर्मी थी और उसके पास काफ़ी बड़ा स्टेट भी था, काफ़ी बड़ी टेरिटरी भी थी कैप्चर की हुई, जिसको वो कंट्रोल कर रहा था। देन ज़ियाउद्दीन बरानी हु रोड द बुक तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ही सेड कि अलाउद्दीन खिलजी सेट अप 3 मार्केट्स इन दिल्ली, 1 फॉर फूड ग्रेन, 1 फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड
केटल एंड द थर्ड फॉर कॉस्टली आर्टिकल्स सच एज इम्पोर्टेड क्लॉथ्स। जो अलाउद्दीन खिलजी था ये इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए थे आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इसने क्या किया था, वहाँ की जो मार्केट्स थी, जहाँ पे इसकी टेरिटरी थी, इसने मार्केट्स को 3 मार्केट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें सबसे पहला आपका जो मार्केट थी उसमें इसने प्राइसेस को फिक्स कर दिया था। देन 3 मार्केट्स थी, वन वाज फॉर द फूड ग्रेन, अदर वन वाज दी फॉर द हॉर्स, और थर्ड वन थी के स्लेव्स और कैटल्स के लिए। इसके जो टेरिटरी थी इसमें ये कहा जाता था कि जब अगर कोई भी नॉन पेरिशेबल कमोडिटी किसी भी फार्मर की बच जाती थी तो उसको ये ख़रीद लेता था और अपने यहाँ इसको जमा करके रखता था। अदरवाइज़ देन किसी और इंसान को होर्डिंग करने की इजाज़त नहीं थी। देन उसके बाद जो एक ऑफिसर होता था, दैट इज़ सहारा मंडी, वही इन सारी की सारी मार्केट्स को, अलग अलग मार्केट का अलग अलग सहारा मंडी होता था, एंड ही वॉज द वन हु यूज टू कंट्रोल दी मार्केट। देन लैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमोडिटी थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। इससे जो रेवेन्यू आता था उसको कहा जाता था खरज, और ये खरज जो होता था वो कलेक्ट किया जाता था आपके एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस के ऊपर। देन उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था, दैट इज़ हाफ दी पीजेंट्स प्रोड्यूस। जो पीजेंट्स प्रोड्यूस करेंगे उसका आधा आपको अलाउद्दीन खिलजी के किंगडम या किंग को देना पड़ेगा। देन रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट किया जाता था आमिल्स के थ्रू, और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने सोल्जर्स को फिक्स सैलरी देता था कैश में, और जो पीजेंट्स थे दे हैड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू बी एबल टू पे द रेवेन्यू। जो पीजेंट्स थे उनको अपना जो प्रोड्यूस होता था वो मार्केट में वो सेल करते थे ताकि वो आपका रेवेन्यू को पे ऑफ कर सके। देन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो नेक्स्ट किंग था ही वॉज दी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ही वॉज एक्चुअली वॉज नॉट हिज नेम वॉज जूना खान, जो 1326 सेंचुरी में मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी का सक्सेसर बना, एंड आफ्टर बिकमिंग द सक्सेसर ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अगेन ही वॉज सेड टू बी कि बहुत अच्छा कंट्रोलर था, या कह सकते हो अब किंग था, और अपने टाइम से अहेड सोचता था, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल नहीं पाई, और बहुत ही जल्द उसको अपना जो किंगडम था वो गिव अप करना पड़ा। इसकी सबसे पहली गलती थी कि इसने जो अपना जो कैपिटल था उसको पहले दिल्ली शिफ्ट किया। क्योंकि ये सोच रहा था कि यहाँ से वो जो उसकी जो रेबेलियंस हैं, जो रेबेल कर रहे हैं उसके किंगडम में, उनको चेकआउट कर सकेगा। लेकिन जब ये दिल्ली की सल्तनत ये अपना शिफ्ट कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज़ किया, और इस अपोजिशन की वजह ये भी थी कि वाइल ही वॉज शिफ्टिंग बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए थे। अगेन जब ये दिल्ली से आपके फ़िरोज़ाबाद पहुंचा, फ़िरोज़ाबाद को इसने अपना नेक्स्ट कैपिटल बनाया था। जब ही रीच फ़िरोज़ाबाद, अगेन इसको ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से वो जो मंगोलियन अटैक है उनको देख नहीं पा रहा है, तो इसने क्या किया, अगेन अपनी जो फ़िरोज़ाबाद नहीं दौलताबाद थी, अगेन उसने दौलताबाद से दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गया। अगेन बहुत सारे लोग मरे, और इसके बाद ही बिकेम अ वेरी अनपॉपुलर किंग। इसके ही टाइम पर टोकन मनी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज़ कॉपर और जो ब्रॉन्ज़ होंगे उनको भी एज अ टोकन मनी इंट्रोड्यूस किया था उसने इकोनॉमी में। और इसमें यह था कि आप जितने भी टोकन मनी होगी वो आपके सोने और चांदी के बराबर होगी। तो क्या हुआ कि लोगों ने सोने चांदी को अपने पास जमा करना शुरू कर दिया, और टोकन मनी को जो लोग थे वो अपने ही यू कैन से अपनी जो उनकी जो कारखाने होते थे, जो यूनिट्स होते थे, उसी में वो बना करके वो उस पैसे को, उस कॉइन को यूज़ करने लगे, जिससे उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। देन
Muhammad bin Tughlaq, he was being succeeded by Firoz Shah Tughlaq in 1351 century, and फिरोज शाह तुगलक ने बहुत कुछ अपने सक्सेसर दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक से सीखा था, और उसने सबसे पहला काम ये किया कि जो उसके रेबेलियंस थे उनको कंट्रोल किया। देखो, ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न था। देन उसके बाद इसने क्या किया कि जो उलेमास थे और जो कॉमन पीपल थे उनको प्लीज़ करना शुरू कर दिया। इसने बहुत कुछ वेलफेयर के काम किए जिससे इनको, ये जो उलेमा और ये जो पीपल थे, नॉर्मल जनरल पीपल थे, ये इसके कंट्रोल में रहे। जैसे इसने इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की, देन इसने बहुत सारे कैनाल्स बनवाए, वेल्स को डिग करवाया, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया। देन इसने बहुत सारे नए शहर, टाउन्स को इस्टेब्लिश किया, जैसे जौनपुर, फ़िरोज़ाबाद। देन उसके बाद इसने बहुत सारे स्कूल्स और मदरसास भी ओपन किए थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इसने बहुत सारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी अंडरटेक किए थे, जो टैक्सेशन का जो तरीका था उसको भी बदला था, और सिर्फ इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ही जो टैक्सेस थे वो इम्पोज किए जाते थे। देन आफ्टर फ़िरोज़ शाह डेथ, जो फ़िरोज़ शाह की जो डेथ थी वो बहुत सारे रिबेलियंस की वजह से हुई, और उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग नहीं बन पाए, और इस तरह से उनका जो अम्पायर था वो श्रैंक करते करते ख़त्म हो गया। देन उसके बाद आपका जो ये तुगलक डायनेस्टी थी, इसमें इन्वेजन हुआ आपका तैमूर लंग का। तैमूर लंग ही वॉज the you can say the establisher of the Tamil dynasty in India in 1398 century. देन तैमूर लंग ने बार बार इंडिया को इन्वेड किया था और प्लंडर करके बहुत सारा पैसा यहाँ से ले जा चुका था। देन इसके बाद जब तैमूर लंग इंडिया आया और उसने डिफीट किया, दिल्ली सल्तनत को कैप्चर कर लिया, तो दिल्ली सल्तनत को कैप्चर करने के बाद वो यहाँ से बहुत सारे आर्टिसंस को भी अपने साथ समरकंद लेके गया। समरकंद ही वो जगह थी जहाँ से तैमूर लंग बिलोंग करता था। देन जैसे ही उसने दिल्ली को लेफ्ट किया, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो दिल्ली में कम हो गई, और उसकी जो यू कैन से जो उसका जो दिल्ली का जो उसने एरियाज कैप्चर किए थे अगेन वो श्रैंक कर गए, और यहाँ पर लंग डायनेस्टी दैट इज़ तैमूर डायनेस्टी केम टू एन एंड। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत पे जो डायनेस्टी आई, इट वाज दी लोधी डायनेस्टी विच रूल्ड फ्रॉम 1451 century to 1526 century. Then the first ruler was the Lodi dynasty was the Behlol Lodi. Behlol Lodi, he became the ruler in 1451. He ruled for 39 years, and his most important achievement was the conquest of the Sharqi kingdom of Jaunpur. उसने क्या किया था? शार्की किंगडम ऑफ जौनपुर को कॉन्क्वर किया था। देन उसके बाद जो लोधी डायनेस्टी में जो बेलोल लोधी था, ही वॉज वेरी इम्पोर्टेंट रूलर, और उसने जौनपुर, बिहार, गंगा वैली को भी कैप्चर किया था सिकंदर लोधी ने। देन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू आगरा। जो लोधी डायनेस्टी ने अपना क्या किया, अपनी कैपिटल को आगरा शिफ्ट कर दिया, और उसने बहुत सारे एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अंडरटेक किया और इम्प्रूव किया। देन उसके बाद सिकंदर लोधी डाइड इन 1517 सेंचुरी, एंड ही वाज सक्सीडेड बाय सन इब्राहिम लोधी। अगेन ही फेल्ड टू गेन सपोर्ट ऑफ अफगान नोबल्स। देन उसके बाद दौलत खान लोधी, हु वाज द अंकल ऑफ द इब्राहिम लोधी, जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब थे, जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया, दैट इज़ द किंग ऑफ द काबुल। और इस तरह से हमारे यहाँ मुग़ल एम्पायर हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश हुआ आफ्टर दी लोधी डायनेस्टी इन 1526 सेंचुरी। देखो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन दी सल्तनत सुल्तान होता था आपकी सल्तनत का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता था, वही आपके मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर को। वज़ीर जो होता था वो उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखता था। देन आरिज़ ममलूक
लुक्ड आफ्टर नीड्स ऑफ द आर्मी। फिर उसके बाद बारिद ममलूक जो होता था वो हेड होता था स्टेट न्यूज़ का। देन उसके जो एजेंट्स होते थे बारिद ममलूक के, वो कहते थे वो कहलाए जाते थे क्या, बारिद्स, जो क्या करते थे, रिपोर्ट्स लेकर आते थे पूरे एम्पायर की। देन एम्पायर जो था वो डिवाइडेड था सूबाज में। अगेन सूबाज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू शख्स, और शख्स वर डिवाइडेड इनटू परगनाज, एंड परगनाज इनटू दी विलेज। जो हेड होता था प्रोविंस का वो कहलाता था मुफ्ती, एंड दी हेड ऑफ शक वॉज शकदार। फिर उसके बाद दी आमिल वॉज दी हेड ऑफ दी परगना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन विलेज वॉज दी मुकादम और दी हेडमैन। नोबल्स दे यूज टू रिसीव दी सैलरी फ्रॉम द किंग, और जो रेवेन्यूज़ थे उनको असाइन किए गए थे। देन उसके बाद जो विलेजेस होते थे वो भी कभी कभी उनको असाइन किए जाते थे, जहाँ से वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे। देन उसके बाद जो इक़्तिदार्स होते थे वो कलेक्ट करते थे आपके टैक्सेस को, और उस टैक्स को आपके किंग के पास सबमिट किया जाता था। देन दिस सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी, देखो आफ्टर डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद आपने जो जौनपुर, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मालवा, साउथ इंडिया हैव दी इंडिपेंडेंट रूलर यहाँ पर बन गए, और यहाँ पर जो रूलर थी वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई। कुछ स्टेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए, और इसके बाद जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पावरफुल किंग था दैट वाज दी शेरशाह सूरी, जो कि एक स्मॉल टेरिटरी से आता था, लेकिन उसने बहुत अच्छा यू कैन से जो दिल्ली के आसपास का जो एरिया था उसने बहुत अच्छे से वर्क करता था, और वो ही था जिसने मुगल्स को सबसे ज़्यादा रिसेंटमेंट्स झेलने पड़े थे जिसकी तरफ से when they came to India. To this we come to an end of this chapter. आप इसके बाद देख रहे हो डेटलाइन। डेटलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि ये आपको एक ओवरव्यू देगा कि कब क्या हुआ। इसी तरह से आपके जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आप देख लो, जो क्रोनोलॉजी है वो आपको बताती है कि कब कौन सा इवेंट आपका हुआ है हिस्ट्री में। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ गो थ्रू दीज टू important things for your examination. Thank you so much. Have a great day ahead.